ओ हेलो बुक रीडर्स। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ मेरा लिखा हुआ दूसरा शॉर्ट मिनी नावल ब्योमकेश और फेलुदा खानदानी विरासत का खेल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक ट्यूबर टोलस्टॉय। 4 जनवरी 1971 सुबह के 8 बजे कलकत्ता की सर्दी हड्डियों में उतर रही थी। ट्रैम की पटरियों से उठने वाला धुआं और हावड़ा ब्रिज के नीचे गंगा की सिसकती लहरें एक अजीब मंजर पेश कर रही थीं। ब्योमकेश बख्शी अपने कमरे में बैठे पाइप सुलगा रहे थे जब अशरफ मीर अंदर दाखिल हुए। मीर साहब ने एक लरजते हाथ से अपनी शेरवानी की जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली और बोले, बख्शी साहब, मेरा नादिर शाही संदूक चोरी हो गया। इसमें मेरी जायदाद के फरमान थे, मगर चोर ने सोने के जेवरात को हाथ तक नहीं लगाया। ब्योमकेश ने अपनी गहरी आंखों से मीर साहब का मुशाहिदा किया। उनके लहजे में दौलत का दुख नहीं बल्कि किसी करीबी के धोखे का दर्द था। मीर साहब, ब्योमकेश बख्शी बोले, जिसने वो संदूक चुराया है वो उसे बेचना नहीं चाहता, बल्कि वो आपकी पहचान मिटाना चाहता है, आपको रुस्वा करना चाहता है। इसी दोपहर फेलुदा का दफ्तर। मीर साहब जब फेलुदा यानी परदोष चंद्र मित्र के पास पहुंचे तो वहां माहौल मुख्तलिफ था। फेलुदा 33 साल की उम्र के चाको चौबंद नौजवान मेज पर कलकत्ता की बंदरगाह का नक्शा फैलाए बैठे थे। तोपशे कोने में नोटबुक लिए तैयार खड़ा था। स्मगलिंग? फेलुदा ने शॉर्ट वेव रेडियो बंद करते हुए पूछा। नहीं फेलुदा साहब, अख्तर मेरा एक दूर का रिश्तेदार बदमाशों से मिल गया है। उसके बुरे चाल चलन की वजह से मैंने उसे घर से निकाल दिया था। मेरा संदूक अब सरहद पार शायद जा रहा है। मीर साहब हांफते हुए बोले। मीर साहब ने फेलुदा को बता दिया था कि वो ब्योमकेश बख्शी को भी मिलकर आए हैं। तो फेलुदा ने कहा, ब्योमकेश बाबू ने आपको बताया होगा कौन मुलव्विस है। मैं आपको बताऊंगा वो कहाँ है। तोपशे, दूरबीन निकालो। अख्तर पेशावर मुजरिम नहीं, वो वहीं छुपेगा जहां उसे तहफ्फुज़ का एहसास होगा। रात के 11 बजे हवेली और गंगा का किनारा ब्योमकेश और अजीत हवेली के पुराने गोदाम के बाहर खड़े थे। ब्योमकेश ने जमीन पर पड़े एक टूटे हुए खानदानी निशान को उठाया और बोले, अजीत ये देखो। अख्तर ने यह निशान तोड़कर यहाँ फेंका। वो नफरत में भरा हुआ है मगर वो उस जगह को छोड़ नहीं सका। इसकी यादें यही जंजीर की तरह उससे चिपटी हुई हैं। अचानक अंधेरे में एक साया लहराया। वो अख्तर था। वो भागने ही वाला था कि सामने से एक तेज रोशनी की लहर उसके चेहरे पर पड़ी। ये फेलुदा था जो एक ताकतवर टॉर्च लिए खड़ा था। वो ऊंची आवाज में बोला, रुक जाओ अख्तर। फेलुदा की आवाज गूंजी, तुम्हारी कश्ती गंगा के घाट पर पुलिस ने पकड़ ली है। तुमने मोर्स कोड के जरिए अपने साथियों को जो पैगाम भेजा था वो हमने डिकोड कर लिया है। अख्तर जो अब दो ज़हीन तरीन बंगाली दिमागों के दरमियान घिरा हुआ था, घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके हाथ में वो कीमती संदूक था, वो हाथ से छूट गया। वो रोने लगा, मगर ये पछतावा नहीं बल्कि पकड़े जाने की जिल्लत थी। मीर साहब ने मुझे कभी अपना नहीं समझा, मैं सिर्फ अपनी विरासत चाहता था। अख्तर रोते हुए बोला। ब्योमकेश आगे बढ़े। उनका चेहरा धुंध में पुरस्रार लग रहा था। विरासत कागजों के संदूक में नहीं होती अख्तर, किरदार में होती है। तुमने उसे हमेशा के लिए दफन कर दिया। गंगा के किनारे धुंध गहरी और घनी छाई हुई थी और हावड़ा ब्रिज धुंध में उबलता हुआ सा दिखाई दे रहा था। पानी की सतह पर ट्राम के चरागों की मध्यम रोशनी हल्की हल्की लहरों के साथ टूट रही थी, जैसे हर लम्हा कुछ छिपने वाला हो। अख्तर के फरार के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। पुलिस हर तरफ फैली हुई थी। वो हर कदम पर पीछे देख रहा था। दिल की धड़कन तेज, पसीना माथे पर जम रहा था, जबकि फेलुदा पुरसकून मगर मजबूत अंदाज में संदूक संभाले खड़ा था, बिल्कुल ऐसे जैसे वक्त उसके ताबिया हो गया हो। पुलिस अख्तर को ले गई। फेलुदा ने संदूक मीर साहब के हवाले किया और ब्योमकेश की तरफ मुड़ा। बख्शी दादा, आपके नफ्सियाती गिरफ्त ने उसे मजबूर किया कि वो गोदाम से बाहर आए। मेरे नक्शे ने उसका रास्ता रोका। ब्योमकेश बख्शी मुस्कुराए, मगर अचानक उनकी नजर दूर धुंध में एक साए पर पड़ी। एक लंबा कद, सर पर हैट और कोट पहने एक शख्स जो हावड़ा ब्रिज की तरफ तेजी से गायब हो रहा था। फेलुदा, ब्योमकेश ने सरगोशी में कहा, क्या तुमने वो देखा? फेलुदा ने अपनी दूरबीन इस तरफ की, मगर वहां सिर्फ खाली सड़क और ट्रैम का धुआं था। कुछ नहीं दादा, शायद सिर्फ धुंध का धोखा था। ब्योमकेश ने अपना कोट दुरुस्त किया और बोले, नहीं फेलुदा, वो धोखा नहीं था। वो कोई ऐसा है जो हम दोनों की नजरों से बचना जानता है। कलकत्ता की इस धुंध में अभी एक और खिलाड़ी बाकी है। फेलुदा की आंखों में चमक पैदा होगी। वो तब होती थी जब उसे किसी नए केस की राह मिल जाती थी। और वो बोला, फिर तो अगली सुबह और भी दिलचस्प होगी ब्योमकेश दादा। चलिए हम इंतजार करेंगे। अगली सुबह कलकत्ता पर एक अजीब बोझ लेकर आई। अखबारात
नादिर शाही संदूक की बाजियाबी और अख्तर की गिरफ्तारी की खबरों से भरे हुए थे, मगर ब्योमकेश बख्शी के जहन में अब भी हावड़ा ब्रिज के पास नजर आने वाला वो साया घूम रहा था। ब्योमकेश अपने घर हैरिसन रोड के मुतालिया गांव में बैठे थे जब फेलूदा बगैर किसी इतला के अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक छोटा सा लिफाफा था। फेलूदा परेशानी के आलम में बोला, बख्शी दादा, रात को जो साया आपने देखा था वो धुंध का धोखा नहीं था। वो लिफाफा जो मेरे घर के दरवाजे पर मुझे आज सुबह मिला, इस पर एक नाम नहीं, सिर्फ एक निशान है। ब्योमकेश ने लिफाफा खोला। अंदर एक पुराना पीला पड़ा हुआ कागज था जिस पर एक अंग्रेजी जुमला टाइप किया गया था, वेयर देयर इज डाउट देयर इज फ्रीडम, यानी जहां शक है वहां आजादी है। ब्योमकेश ने पाइप का एक लंबा कश खींचा और आंखें मूंद ली। ये टाइपराइटर IBM सेलेक्ट्रिक है फेलूदा, ये कलकत्ता में आम नहीं मिलता, और ये निशान ये एक स्याह शतरंज के घोड़े का मोहरा है। इसी वक्त तोपशे कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। वो बोला, फेलूदा, अभी अभी पुलिस हेडक्वार्टर से खबर आई, अख्तर जिसे हमने रात को पकड़ा था वो जेल की कोठरी से गायब हो गया है। ना कोई ताला टूटा, ना कोई गार्ड जख्मी हुआ, बस कोठरी की दीवार पर वही स्याह घोड़े का निशान बना हुआ है। ये सुनकर अजीत बोला, लगता है जिस केस का हम रात को जिक्र कर रहे थे वो शुरू हो गया है। फेलूदा की उंगलियां बेचैनी से अपनी कनपटियों पर चलने लगीं। उनका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। ये अख्तर का काम नहीं, कोई उसे निकाल कर ले गया है, क्योंकि अख्तर के पास वो आखिरी राज है जो मीर साहब के संदूक में नहीं था। ब्योमकेश और फेलूदा फौरन मीर साहब की हवेली पहुंचे। मीर साहब अब भी सदमे में थे, मगर उनकी आंखों में अब खौफ था। ब्योमकेश संजीदगी से बोला, मीर साहब, वो संदूक सिर्फ एक नुमाइश नहीं, उसके नीचे कोई खुफिया खाना था जिसे चोर नहीं खोल सका, मगर तीसरे मुसाफिर ने शायद उसे देख लिया होगा। ये तीसरा मुसाफिर शायद वही है जिसे मैंने धुंध में रात को देखा था और वो हमारी नजरों से ओझल हो गया। ब्योमकेश ने अपनी उंगलियों से संदूक के पैंदे को टटोला और एक बारीक सा लीवर दबाया। संदूक का निचला हिस्सा एक क्लिक की आवाज के साथ खुला। अंदर एक छोटी सी माइक्रोफिल्म और एक पुरानी चाबी पड़ी थी। फेलूदा ने फौरन माइक्रोफिल्म को अपनी जेब से निकले हुए मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा और बोला, बख्शी दादा, ये किसी बैंक के लॉकर का नंबर नहीं, ये नेशनल लाइब्रेरी के एक मखसूस शेल्फ का नक्शा है। नेशनल लाइब्रेरी। रात के 2 बजे कलकत्ता की नेशनल लाइब्रेरी एक भूत बंगला लग रही थी। ब्योमकेश और फेलूदा टॉर्च की रोशनी में पुरानी किताबों के दरमियान चल रहे थे। लाइब्रेरी की बू, पुरानी स्याही और बोसीदा कागज ब्योमकेश को अपनी दुनिया में वापस खींच रहे थे। अचानक लाइब्रेरी की बालकोनी से एक आवाज आई, बहुत देर कर दी आप दोनों ने। अंधेरे में उन्होंने वही लंबा सा साया देखा। उसने हैट पहनी हुई थी और हाथ में एक रिवॉल्वर था। ब्योमकेश साहब, आपकी नफ्सियात लाजवाब है और फेलूदा, आपकी रफ्तार कमाल है, मगर आप दोनों ये भूल गए कि अख्तर सिर्फ एक मोहरा था। असल खेल इस माइक्रोफिल्म में है जिसमें बंगाल की तकसीम के वक्त के वो खुफिया मुआहदे हैं जो अगर मंजरेआम पर आ गए तो कलकत्ता की सड़कों पर आग लग जाएगी। फेलूदा ने अपनी कोल्ट को निकाली, मगर वो साया हंसा। मैं अख्तर नहीं हूँ जिसे आप डरा सकें, मैं वही हूँ जिसके आपके कानून की किताबें नहीं जानती। और फिर एकदम धुएं का बादल उठा, यानी एक स्मोक बॉम्ब। वो शख्स गायब हो गया। ये एक शोबदाबाजों की पुरानी ट्रिक थी जो धुएं के बादल दिखाकर गायब हो जाते थे। वो शख्स भी ऐसे ही गायब हो गया था, मगर पीछे एक टाइप शुदा नोट छोड़ गया। अगली मुलाकात हावड़ा ब्रिज के सतून नंबर 4 के नीचे होगी। अकेले आइएगा वरना अख्तर जिंदा नहीं रहेगा। ब्योमकेश ने इस जगह से एक छोटा सा धागा उठाया जो उस शख्स के कोट से गिरा था और वो फेलूदा से बोले, ये रेशम कलकत्ता का नहीं है, ये ढाका का मलमल है। हमारा दुश्मन सरहदों से वाकिफ है और हिस्ट्री से भी। अजीत और तोपशे एक दूसरे को देख रहे थे। कलकत्ता की फिजा अब मजीद संगीन हो चुकी थी और आने वाला वक्त कुछ ज्यादा ही पुरस्कार हो गया था। रात के 3 बज रहे थे। कलकत्ता की सड़कों पर हू का आलम था, सिवाय कहीं दूर से आती हुई किसी आवारा कुत्ते के भौंकने की आवाज या ट्रैम की पटरियों की धाती सरसराहट के। हावड़ा ब्रिज धुंध की सफेद चादर में लिपटा किसी देव कामित ढांचे की तरह खड़ा था। नीचे गंगा का स्याह पानी खामोशी से बह रहा था, जैसे उसे मालूम हो कि आज रात ये किसी बड़े राज का गवाह बनने वाला है। ब्योमकेश और फेलूदा खामोशी से सतून नंबर 4 की तरफ बढ़े। फेलूदा ने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डालकर रिवॉल्वर की गिरफ्त मजबूत की, जबकि ब्योमकेश की नजरें जमीन पर जमी हुई थीं।
वो किसी चाप या आहट की मुंतजिर थी। जैसे ही वो सतून के करीब पहुंचे, धुंध में से एक कुर्सी बरामद हुई जिस पर कोई शख्स बंधा हुआ था। करीब जाने पर मालूम हुआ वो अख्तर था, जिसके मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी और आंखों में दहशत नाच रही थी। अचानक सतून के पीछे से एक भारी लर्जा खेज आवाज आई, रुक जाइए। एक कदम और आगे बढ़ा तो अख्तर की जिंदगी का चिराग गुल हो जाएगा। वो तीसरा मुसाफिर धुंध से बाहर निकला। इस बार उसके हाथ में रिवॉल्वर नहीं बल्कि एक रिमोट कंट्रोल जैसा आला था। मैंने अख्तर के नीचे नस्ब बम को एक माइक्रो स्विच से जोड़ दिया है। जैसे ही वो कुर्सी से हटेगा या आप इसे छुएंगे, धमाका हो जाएगा और यहाँ पर मलबे के ढेर में आप सब लोग दफन हो जाएंगे। फेलूदा ने अपनी तेज निगाहों से बम की तारों का मुआयना किया, जबकि ब्योमकेश ने उस शख्स के चेहरे को गौर से देखा। उसके चेहरे पर एक पुराना जख्म का निशान था जो कान से थोड़ी तक जाता था। अब ब्योमकेश निहायत पुरसकून लहजे में उसको मुखातिब करते हुए बोले। वो उसे पहचान चुके थे। आपका नाम मेजर राणा है, ठीक कहा ना? 1947 की जंग के वो मफरूर अफसर जिन्हें मुर्दा करार दे दिया गया था। आपको अख्तर में दिलचस्पी नहीं, आपको उस माइक्रोफिल्म में मौजूद उस नक्शे में दिलचस्पी है जो बंगाल की जेर जमीन यानी अंडरग्राउंड खजाना सप्लाई रूट, जिसे गोल्ड रूट कहा जाता है, उसकी निशानदही करता है। मेजर राणा हंसा। वाह ब्योमकेश बख्शी, वाह, आपकी याददाश्त का कोई जवाब नहीं। मगर अब वो माइक्रोफिल्म मेरे हवाले कर दें, वरना कलकत्ता का यह तारीखी पुल कई लाशों का बोझ उठाएगा। फेलूदा ने ब्योमकेश की तरफ एक खास इशारा किया। फेलूदा जानते थे कि माइक्रोफिल्म उनके पास नहीं, बल्कि वो उसे नेशनल लाइब्रेरी में ही एक खास जगह छुपा आए थे। फेलूदा मेजर राणा को उलझाते हुए बोले, राणा साहब, आपकी तकनीक पुरानी हो चुकी है। आपने बम तो लगा दिया, मगर आप ये भूल गए कि माइक्रोफिल्म के असली कोड्स सिर्फ मीर साहब के उस खानदानी निशान में थे जिसे आपने कचरा समझकर फेंक दिया था। राणा एक लम्हे के लिए हिचकिचाया। उसी एक सेकंड की हिचकिचाहट का फेलूदा को इंतजार था। फेलूदा ने जेब से एक छोटा सा लेजर पॉइंटर, जो उस दौर में निहायत नायाब और जदीद आला था, निकाला और उसकी तेज रोशनी मेजर राणा की आंखों पर मारी। राणा चंद लम्हों के लिए अंधा हो गया और उसका तवाजुन बिगड़ा। इसी वक्त ब्योमकेश ने एक माहिर निशानेबाज की तरह जमीन से एक भारी पत्थर उठाकर राणा के हाथ पर मारा, जिससे वो रिमोट कंट्रोल दूर जा गिरा। फेलूदा ने बिजली की सी तेजी से अख्तर की तरफ छलांग लगाई, मगर बम फटने वाला नहीं था। फेलूदा ने पहले ही भांप लिया था, बम के तार सिर्फ डराने के लिए दिखावे के थे। असल में खतरा राणा का वो रिवॉल्वर था जो उसने अब निकाल लिया था। एक गोली चली, फिजा में बारूद की बू फैल गई। मेजर राणा के हाथ से खून बहने लगा। पीछे से अजीत और तोपशे पुलिस की एक भारी नफरी के साथ नमूदार हुए, जिनकी कयादत इंस्पेक्टर रतन कर रहे थे। मेजर राणा को हथकड़ी लगाई गई। अख्तर, जो अब बुरी तरह कांप रहा था, ब्योमकेश के कदमों में गिर गया जब उसके हाथ पैर खोले गए। ब्योमकेश ने उसे सहारा देकर वापस उठाया और बोला, जाओ अख्तर, मीर साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो तुम्हारी माफी का इंतजार कर रहे हैं, वो तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हैं। सूरज की पहली किरणें हावड़ा ब्रिज पर पड़ी। धुंध छट रही थी, मगर कलकत्ता की उफक पर एक नया सूरज तलू हो रहा था। ब्योमकेश ने फेलूदा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, फेलूदा, आज अगर तुम्हारी जदीद तकनीक और मेरी पुरानी नफ्सियात न मिलती तो कलकत्ता की तारीख का एक स्याह बाब लिखा जाता। फेलूदा ने मुस्कुराकर अपनी 4 मीनार सिगरेट सुलगाई। ब्योमकेश दादा, अभी तो शतरंज की बिसात बिछी है। मेजर राणा तो सिर्फ एक सिपाही था, इसका असल बादशाह अभी कहीं दूर बैठकर हमें देख रहा होगा। मुझे लगता है ये केस अभी खत्म नहीं हुआ, इसका आखिरी पड़ाव अभी बाकी है। ब्योमकेश ने इस बात में सर हिलाया और ब्योमकेश की नजरें एक बार फिर गंगा के दूर पार किसी साय को तलाश करने लगी। कलकत्ता का राज अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा लिखा ये दूसरा मिनी नावल फेलूदा और ब्योमकेश बख्शी की कहानी? इस क्रॉसओवर के बारे में मुझे कई ज़्यादा मैसेजेस आए थे। आप लोगों ने पहले हिस्से को बहुत पसंद किया, आपका बहुत शुक्रिया। इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा जल्द ही पेश किया जाएगा। तब तक किताबें पढ़ें, इल्म फैलाएं, जुड़े रहें बुक ट्यूबर टोल्स्टॉय के साथ। अगली किताबी मुलाकात तक पढ़ते रहें, सोचते रहें।